नमस्कार दोस्तों, मैं बुनाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों, आपको पता है कि कल मैंने जो आपसे कहा था कि कल से यानी आज से हम क्या करेंगे, अपने चैनल पर जो मॉडल पेपर है उनको हर रोज़ हल करेंगे। ठीक है, तो एक महीने का जो समय बचा है आपके पास, 28 या 29 दिन का जो भी समय बचा है, उस समय में हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर हल करने की कोशिश करेंगे। यानी आप भी अपने घर पर बैठे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स है उनको हल करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँगा कि किस प्रकार का आपका एग्जाम में पेपर आएगा, गणित का पेपर किस प्रकार का होगा, आपको किस पर्सन को कितना समय देना है और कैसे पर्सन को मतलब किस पर्सन को कैसे करना है। ठीक है, कितना समय देना है, किस पर्सन को स्किप करना है यानी बाद में करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम जैसे यहाँ एकदम से हूबहू जैसे आपका बोर्ड में पेपर होगा वैसा का वैसा मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँगा। और आज हम करेंगे 2018 का जो पेपर है बोर्ड का ही, जो पीछे 2018 में हुआ था उसको हल करेंगे। और उससे आगे मैं कुछ पेपर बनाने की कोशिश करूँगा और एक नए पेपर के साथ, दूसरे मॉडल पेपर के साथ हम मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर एक मतलब अध्याय हम करेंगे तो हमारा सिलेबस एक मतलब इस पीरियड में पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एक महीने का समय बचा, 3 प्रश्नावली है। सभी आपने कहा था कि मतलब सर 12वां अध्याय वो थोड़ा सा हार्ड है, तो मैंने उसको इजीली आपको करवा दिया है। तो एक अध्याय तो आप आसानी से पूरा कंप्लीट कर सकते हैं एक प्रश्न मिला के, लेकिन पूरी किताब असंभव है। ठीक है, तो आज से हम क्या करेंगे कि जो मॉडल पेपर्स है उनको हल करते जाएंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 2018 का। आप दे रखे हैं कि 2018 का जो पेपर है गणित का वो किस प्रकार का आया था, किस प्रकार के उसमें प्रश्न थे। ठीक है, तो आपको उससे ये नॉलेज होगा कि मतलब बोर्ड है वो किस प्रकार के क्वेश्चन देता है, पेपर का मतलब पैटर्न कैसा होता है, तो वो सारा हम यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, शुरू करते हैं। क्या होगा कि आप जो पेपर कर रहे हैं वो पेपर देखो इस प्रकार का जो आपको इंटरफेस दिख रहा है वो पहला पृष्ठ होगा, आपके पेपर का पहला पृष्ठ होगा। ऊपरी ऊपर लिखा हुआ नामांक यानी रोल नंबर लिखना है। इसमें आपको रोल नंबर, ये तो चीज़ें आपने पीछे एग्जाम दिए हैं उससे आप जानते होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको 3.25 घंटे का टाइम देता है, ये आपको पता है, बोर्ड है वो 3.25 घंटे का टाइम देता है, 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ निर्देश दिए गए हैं वो भी आपने सारे पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, 4-5 निर्देश देते हैं कि आप जो पेपर हल करते हैं उससे संबंधित निर्देश होते हैं। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि आपके पेपर हो गए, उसके 4 भाग होंगे, ए भाग, बे भाग, से भाग और दे भाग। ए भाग में क्या होता है कि 1 से लेकर 10 प्रश्न आएंगे जो सारे 1-1 नंबर के होंगे, आप देख रहे हैं सारे। ठीक है, उसके बाद बे भाग है वो उसमें आएंगे 11 से लेकर 15 तक प्रश्न जो सारे के सारे कितने नंबर के, 2-2 नंबर के। उसके बाद में से भाग है यानी तीसरा खंड है, उसमें 16 प्रश्न संख्या 16 से लेकर 25 तक होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। उसके बाद में दे जो पार्ट है उसमें 26 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होंगे और वो 6-6 नंबर के क्वेश्चन। यानी ये तो आपके प्रश्नों का शेड्यूल रहेगा कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, देखो कि जो निर्देश दे रखे, एक देखो सबसे बड़ी गलती करते हैं, एक निर्देश में लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न है उसके आंतरिक खंड है। आंतरिक खंड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आंतरिक खंड बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न का मतलब 29 या 30 प्रश्न है, तो उसमें क्या कर दिया 29 प्रश्न नंबर 29। ठीक है, और उसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट यानी 3 प्रश्न दे दिए इसमें। तो बच्चे क्या करते हैं कि पहले पार्ट को यहाँ कर दिया, फिर बीच 2 प्रश्न कर दिए, उसके बाद में दूसरा पार्ट कर दिया या तीसरा पार्ट कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या कह रहा है कि जितने भी खंड है, एक मतलब बहुखंड ये जो प्रश्न है बहुविकल्पीय, उसमें आपको क्या करना है कि एक प्रश्न को एक ही जगह करना है। जैसे आपने 29 प्रश्न करना शुरू कर दिया और उसका पहला प्रश्न हल कर लिया, तो वहीं आपको दूसरा प्रश्न हल करना है और वहीं उसका तीसरा पार्ट हल करना है। समझ में आ गई? तो ये तो होगी आपके निर्देश। ठीक है, और वैसे आपने जो एग्जाम बाकी जो वो सेम पैटर्न रहता है, आपने एग्जाम दिए होंगे। और 9th क्लास के बच्चे हैं, जैसे इन बच्चों का यानी 10th के बच्चों का पेपर क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में 9th का हिसाब से जो पहले कंटिन्यू हमारी जो प्रश्नावलियाँ चल रही थी वैसे वैसे हम हल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं आज का एक मतलब भाग ए। क्या करेंगे आप, जैसे ही पेपर हल करना शुरू करेंगे आप अपनी कॉपी में ऊपर लिख देंगे भाग ए या पार्ट ए। ठीक है, ए भाग को हम हल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एग्जामिनर को होता है उसको मतलब उससे नंबर लेने के लिए आपको क्या करना है कि ए भाग के जितने भी प्रश्न हैं वो एक साथ यहीं पर कर देने, जितने भी एक पन्ने में, 2 पन्ने में, 2-3 पन्नों में, या जितने भी प्रश्न में होता है वहाँ कर देना आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो
पढ़ो। और देखो, जिन बच्चों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए, जो मैं पेपर्स हल करवा रहा हूँ, उन बच्चों को जिनको पीडीएफ चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उनकी पीडीएफ दे दूंगा, यानी पेपर है वो उनको मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 31/1/6 गुणा 31/5/6 का मान ज्ञात कीजिए। सूत्र कौन सा? सूत्र का नाम दे दिया एकाधिकैन पूर्वेण। एकाधिकैन पूर्वेण कब लगता है? ध्यान दो मेरी तरफ, देखो मैं साथ साथ में आपको समझाते जाऊंगा कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आप, अब ये जरूरी नहीं कि आपके सामने यही प्रश्न आए तो आप कर पाएंगे, इस प्रकार का कोई भी एकाधिकैन पूर्वेण का कोई भी सूत्र होगा तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो एकाधिकैन पूर्वेण में क्या होता है, ध्यान दो मेरी तरफ, कि कोई दो संख्या और उनको हमें गुणा करना है, तो उनके लास्ट डिजिट का योग, लास्ट डिजिट का योग या तो 1 या 10 या 100 या 1000 ये हैं। ध्यान देना, देखो ये सूत्र की शर्त है कि जो संख्याएं गुणा हो रही है उन दोनों संख्याओं में अंक तो समान होने चाहिए। समान अंक का मतलब समझ के ना, यदि ये 3 अंक की है तो ये भी 3 अंक की होनी चाहिए। समझ में आ रही है? और लास्ट डिजिट मान लो जैसे इसका C और इसका A, इनका योग या तो 1 या 10 या 100 या 1000 या दोनों का योग है। लास्ट के जितने भी, देखो इसके 2 डिजिट लिए, इसके 2 डिजिट लिए, 2 अंक लिए पीछे से, और उनका योग इनमें से आ रहा है, आगे भी ऐसे जैसे 10,000 वगैरह आ रहा है। इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और शर्त क्या रहती है, बाकी जो बच गए जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ये तो होते हैं हमारे जो लास्ट के डिजिट है वो 2 अंक, इनका योग तो या तो 1, 10, 100, अब जरूरी नहीं कि 2 अंक होने चाहिए, 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है, कोई संख्या बड़ी है तो 3 अंक भी हो सकता है। लेकिन आपके मतलब सिलेबस में इतना बड़ा नहीं दे रखा, आपको कितना दे रखा है कि या तो 2 पीछे से 2 अंकों का या फिर 1 अंकों का योग कितना होना चाहिए, 1, 10 या 100 तक होना चाहिए। और बाकी जो निखिलम अंक बच गए, जिनको क्या बोलते हैं, निखिलम अंक, निखिलम अंक वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। निखिलम अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी क्या लगता है, एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र लगता है। क्या लगता है, एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र लगता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल करते हैं। देखो क्या करेंगे, सूत्र का नाम दे दिया, फिर तो आसानी से हो सकता है, आपको सोचना ही नहीं है क्या दे, अगर सीधा कह दें गुणा करो तो प्रॉब्लम हो जाती है, या ये कह दें कि वैदिक गणित से गुणा करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, पहला प्रश्न है आपका, आपको किससे किसको गुणा करना है, 31/1/6 गुणा 31/5/6 का गुणा करना है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न थोड़ा सा एक ही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 1/6, इसके लास्ट में क्या है, 5/6 है। इनका मैं अगर योग करूं तो कितना आ रहा है, लघुत्तम 6, 6 का भाग 6 में 1 बार, प्लस 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, यानी 6/6 यानी 1, यानी इनका योग कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो योग या तो 1 आना चाहिए या 10 आना चाहिए या 100 आना चाहिए या 1000 आना चाहिए, आपको बता दिया मैंने। उसके बाद में देखो ये जो निखिलम अंक है ये भी 31 है, ये भी 31 है। ठीक है, तो सेम है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, एकाधिकैन लगेगा, हम जानते हैं। क्या करेंगे, देखो अब इसका मतलब नहीं है, देखो आप रटा नहीं लगाएंगे, ये मुझे तो ये प्रश्न आता है तो स्किप कर दिया, ऐसे नहीं करना, आपको ध्यान से पढ़ते जाना। अब देखो हल कैसे करेंगे, आप लिखेंगे कि 1/6 व 5/6 का योग बराबर 1 तथा और क्या है, शेष निखिलम अंक, शेष निखिलम अंक समान है। अब शेष निखिलम अंक क्या है, समान है। इसमें भी 31, इसमें भी 31, तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले तो आपको 2 पार्ट बनाने, प्रथम भाग द्वितीय भाग। पहले भाग में क्या करते हैं कि जो अंक, जिनका अंक योग या जिन अंकों का योग 1, 10 या 100 आ रहा है उनका तो गुणा आएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा कि जो संख्या समान है उसका और उसका एकाधिकैन गुणा। समझ में आ गई ना बात है। देखो मेरे पास में क्या है, देखो कैसे करेंगे कि 1/6 जिनका योग कितना आया था, हमारे पास में 1 आया था, इनका योग एक खंड में, तो दूसरे खंड में क्या होगा कि जो संख्या समान है उसको गुणा करना है उसके एकाधिकैन से। इसका एकाधिकैन क्या आएगा, 32, और इसको हल करके हम हमारा उत्तर निकालेंगे। ठीक है, देखो
क्या कर देंगे, 31 को 32 से गुणा कर देंगे, यानी 31 को क्या करेंगे 32 से गुणा कर देंगे, 32 केरी 3, इसको करेंगे तो कितना आएगा 6 और 3 96 और 3 99, कितना आ गया 992 आ गया। तो इनको गुणा किया तो कितना आया 992 और इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 और नीचे कितना आ गया 6 6 36, यानी इसका उत्तर कितना आएगा 992 सही 5/36। ये इसका आंसर हो गया। ये इस प्रश्न का पहला प्रश्न हो गया। तो मैंने आपको निखिलम जो विधि है उसको फिर से समझा दिया है, क्लियर हो गया। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। आगे देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 पेपर का है, 2018 में आया हुआ है, हल कीजिए। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। एक बार मैं बता देता हूं किसको हल करना है। 1/x-3 प्लस 1/x-7 बराबर 1/x-1 प्लस 1/x-9, इसको हल करना है, ठीक है। अब देखो ये भी कौन सा है, वैदिक विधि वाला है, कि वैदिक विधि से इसको हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, अब ये नहीं कि हम इनका लघुत्तम लेके फिर बोर्ड बड़ा लेके और फिर द्विघात समीकरण बना के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको। आप देख रहे हैं कि आपने देखो 6 पॉइंट पढ़े थे अनुप्रयोग वाले, वैदिक गणित में पढ़े थे ना, उन पॉइंटों में याद करो कि कोई समीकरण होता है, उसके क्या है प्रत्येक पक्ष में 2-2 पद है। एक तो ये पक्ष है आपका और एक ये पक्ष है, 2 भिन्न, एक तो ये भिन्न एक ये भिन्न, इधर भी 2 भिन्न है। और इनका ये भी देखो कि सभी का अंश क्या है समान है। तो जब एक समीकरण में दोनों पक्षों के क्या होते हैं अंश समान होते हैं, अंश समान होते हैं और उनके हरों का योग क्या होता है बराबर होता है। इनके हरों का योग बराबर होता है तो उसका हल क्या होता है कि हरों का जो योग होता है उसके बराबर 0 करके हम चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में अंश क्या है समान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों के अंश समान है। पहली बात, पहली शर्त क्लियर होगी, समान है तथा LHS के हरों का योग LHS का मतलब क्या हो गया इन दोनों, ये देखो ये तो होता है इस बराबर के, इधर तो होता है लेफ्ट साइड वाला और इधर होता है राइट साइड। तो लेफ्ट साइड LHS का योग यानी इनके हरों का योग करेंगे, क्या आएगा देखो योग आ जाएगा आपके पास में। एक तो है x-3 प्लस दूसरा है x-7, हरों को जोड़ना है। और अगर हर बराबर आ जाए तो आप क्या करेंगे उसके योग के बराबर 0 कर देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। x और x कितने x हो गए 2x, -3 -7 -10, यानी LHS का इनके हरों का योग आ गया 2x - 10 तथा और क्या जाएगा RHS यानी राइट हैंड साइड के हरों का योग, क्योंकि अंश तो बराबर आ गए हरों का योग कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है x-1 प्लस x-9 कर लो, कितना आएगा x और x कितने हो गए 2x माइनस का 1 माइनस का 9 कितने हो गए -10। आप देख रहे हैं कि LHS और RHS के हरों का योग बराबर आ रहा है। अगर ये बराबर आ रहा है, देखो शर्त क्या कहती है, आपका जो अनुप्रयोग है उसकी शर्त ये कहती है कि एक समीकरण के दो भिन्न हैं दोनों तरफ और दोनों भिन्नों के अंश बराबर है। तो हमने देखा कि अंश बराबर है, पहली जो शर्त है क्लियर। दूसरा कह रहा है कि उनके हरों का योग यदि बराबर है, तो हमने हरों का योग किया बराबर आ रहा है, इसका भी 2x - 10 आ रहा है, इसका भी 2x - 10 आ रहा है। तो सूत्र क्या कह रहा है, तो आप क्या लिखेंगे सूत्रानुसार होता है कि उसके योग को यानी हरों के योग को क्या कर देंगे आप 2x - 10 को क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। उस योग को 0 के बराबर करो, आपको चर राशि का मान मिल जाएगा। तो क्या करेंगे देखो 2x - 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10 उधर जाके किसका हो गया प्लस का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, 2 उधर गुणा में है इधर आके बट्टे में चले जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 5 आंसर। यानी हमें क्या ज्ञात करना था x का मान ज्ञात करना था, x का मान हमने ज्ञात कर लिया। समझ में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे ये प्रश्न मिला दो, फिर अपनी बुक निकालो, बुक के अंदर आप जितने भी 6 आपके अनुप्रयोग है 9 अनुप्रयोग है सॉरी, वो टोटल अनुप्रयोग आप फिर एक बार पढ़ेंगे। याद करना पड़ेगा भाई, इनको कोई इलाज नहीं है,
समझ गए ना आप। अब देखो ऐसे ही होगा, इस प्रकार का प्रश्न है तो वो जितने भी अनुप्रयोग दे रखे हैं उनको फिर से एक बार रिपीट कर लो, फिर आगे जो मॉडल पेपर आएगा उसमें इसी प्रकार का और प्रश्न करेंगे तो फिर एक बार रिपीट कर लोगे। तो ऐसे ऐसे करोगे तो एग्जाम से पहले हम कम से कम 6, 7, 8 बार हम क्या कर लेंगे, अधिक से अधिक एक बार क्या कर लेंगे, उनका रिविजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। यह आपका दूसरा प्रश्न मैंने करवा दिया। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न फिर पढ़ो आप, देखो स्क्रीन पर लगाया हुआ है, देखो जिनको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ भेज दूंगा और बाकी जो है वो स्क्रीन पर देखते जाओ, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न है कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। 196 उसके अभाज्य गुणनखंड करने, उनकी जो घातें आएगी उनका योग याद करना है। समझ में आ रहा ना प्रश्न कैसा है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ले तो क्या करना है। देखो आपको क्या करना है, 196 देर का, तो 196 के पहले तो क्या कर लो, रफ कॉपी में अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं आपको। अभाज्य का मतलब अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले 2 का भाग दिया और 2 का भाग जा रहा है क्योंकि लास्ट में सम है, तो 2 का भाग दिया। 19 में 2 का भाग 9 बार चला गया, 9 2 18, शेष 1 बच जाएगा 16, 16 में 2 का भाग 8 बार, कितना बार गया, 98 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 9 में तो चला गया 4 बार, शेषफल 1 बच गया, 1 के आगे 8 लगूंगा, कितना हो गया 18, 18 में 2 का भाग 9 बार। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अंतिम लास्ट में क्या 9 है, तो लास्ट में उन्हीं संख्याओं में 2 का भाग जाता है जिसके लास्ट में क्या होता है 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर 3 का देखो, तो 3 का भी मैं बता देता हूं कि संख्या के अंकों का योग कर लो और उसमें 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे, जैसे संख्या के अंक कितने 4 और 9, योग किया कितना आया 13, क्या 13 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 5, 5 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका लास्ट का अंक 0 होगा या 5 होगा। तो इसमें तो लास्ट में कितने हैं 9 है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 5 के बाद में अभाज्य संख्या आती है 7, तो 7 का भाग जा रहा है 7 7 49, 7 बार गया, फिर 7 का भाग 1 बार, यानी हमने क्या कर लिए 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 3 उत्तर कैसे लिखेंगे, देखो 196 के जो अभाज्य गुणनखंड किए वो लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर इनको घातों के रूप में लिख दो, 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 गुणा 7 गुणा 7 मतलब 7 की घात 2। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड आगे उनके घातों का योग लिखना है। अभाज्य गुणनखंड है 7 और 2, उनकी घातों का जो योग है वो लिखना है आपको, ठीक है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः घातों का योग, घातों का योग। अब घातें कितनी कितनी है भाई, आप देख रहे हैं कि 2 की घात 2 है प्लस 7 की घात भी 2 है, यानी घातों का योग कितना आ गया 4, ये आंसर आएगा। समझ गए ना आप। तो आपको जो इसी प्रकार की संख्या देगा। अब देखो इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो आप अपनी कॉपी में किताब में देकर फटाफट से उनको एक बार रिवीजन करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप पढ़ोगे तब जाके आप इस 1 महीने में वापस अपना जो पीछे का टाइम जो गुजर गया था उसको कवर कर पाएंगे। समझ गए। तो ये आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आगे देखो चौथा प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर पढ़ो कि कोस 50 डिग्री डॉट कोसेक 40 डिग्री का मान लिखिए। क्या पूछ रहा है, देखो चौथा प्रश्न छोटा सा प्रश्न है, कोस 50 डिग्री डॉट कोसेक 40 डिग्री का मान बताना आपको, ठीक है। इजी है, क्या कर लो, देखो आपको पता है कि कोस 50 को क्या लिख दूं मैं, कोस 50 को लिख दूं मैं साइन 90 माइनस 50, क्योंकि आपने पीछे सूत्र पढ़े ना, जैसे साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है दोस्त, कोस एक्स नहीं होता है क्या, ठीक है। तो मैंने कोस 50 को क्या लिख दिया, साइन 90 माइनस 50 डॉट इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको भी साइन में कर लो तो क्या आ जाएगा 1 बट्टा साइन 40 डिग्री, क्योंकि इसका भी रीजन लिख दो आगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे कि कोसेक एक्स बराबर 1 बट्टा साइन एक्स होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। आगे क्या कर दो, साइन 90 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 40 डॉट साइन 40, साइन 40 से साइन 40 कट जाएगा, बचा क्या 1, आंसर। बस छोटा सा प्रश्न है। आपको क्या होना चाहिए कि ये जो पूरक कोणों के सूत्र है वो याद होने चाहिए, बस कुछ ही नहीं दे रखा है। समझ में आ गया। तो यह आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो फटाफट से आप फिर से रिवीजन करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तब जाके हम पूरा कवर कर पाएंगे।
आगे देखो 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न पढ़ो क्या कह रहा है स्क्रीन पर कि यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं जितना तो मतलब जैसे पढ़ाता हूँ वैसे तो उतना तो नहीं समझा सकता, फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा कि एक छड़ है, ठीक है, और उसकी छाया है, तो छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दे रखा है 1:√3, ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। अब आप सभी जानते हैं उन्नयन कोण का मतलब, मेरा ट्रिक बताया हुआ है ऑफलाइन बच्चों को कि उन्नयन का मतलब देखो ऊपर की ओर बनने वाला कोण, तो एक होता है नीचे की ओर बनने वाला कोण जिसको अवनमन, अवनमन का मतलब होता है नमन करते नीचे होकर करते हैं ना, तो नीचे वाला कोण, नीचे की तरफ बनने वाला कोण, ठीक है, जो दृष्टि होती है उससे नीचे बनने वाला कोण, और एक होता है उन्नयन कोण जो दृष्टि से ऊपर बनने वाला कोण, तो ऊपर की तरफ तो ये बनता है, ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो फटाफट से हमने क्या बनाया, चित्र बनाया, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, इस थीटा का मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपका पहले तो कंफ्यूज दूर कर देता हूं। देखो कि आपको ए बी छड़ है, उसकी लंबाई 1 और BC है, उसको √3 दे दिया और आपसे ये कोण पूछ लिया थीटा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो प्रश्न नंबर 5 उत्तर कैसे करेंगे भाई कि त्रिभुज ABC में क्या है, AB अनुपात BC, इनका अनुपात आपको कितना दे रखा है, 1:√3 दे रखा है, 1:√3 दे रखा है, तथा कोण C बराबर थीटा, ये मैंने चित्र बनाया, और कोण C क्या है, थीटा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो कि यहां पर मुझे कौन सी संख्या लगानी है, साइन थीटा लगाऊं, कोस थीटा लगाऊं या टेन थीटा लगाऊं। बाकी जो 3 है वो तो इनकी यूनिवर्सल, उनको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन तीनों पर ध्यान दो। अब मुझे यहां पर मैं टेन थीटा लगाऊं, साइन थीटा लगाऊं या कोस थीटा लगाऊं, तो मैं बता दूं आपको, ध्यान दो मेरी तरफ। आपको दे क्या रखा है, अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने का लंब, यानी आपको लंब दे रखा है, 90 के सामने का कर्ण आपको नहीं दे रखा है, ठीक है, और आधार आपको दे रखा है। ध्यान से समझना भाई, मैं आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूं। आपको लंब और आधार दे रखा है कोण थीटा के लिए। अब आपको वो संक्रिया लगानी है जिसमें लंब और आधार हो, बाकी के चक्कर में भी नहीं पड़ना है आपको। वो संक्रिया लगानी है जिसमें लंब और आधार हो मेरे भाई, बाकी किसी से आपको लेना देना नहीं है। जैसे मान लो साइन थीटा लगाएंगे आप, तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण आपके पास में है नहीं, तो साइन क्यों लगाएं भाई। अगर आप कोस थीटा लगाओ तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कर्ण आपके पास में नहीं है, नहीं लगाना है। फिर टेन थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। आया ना पकड़ में, आया ना पकड़ में, क्या है, लंब और आधार आपके पास दोनों है, तो आप क्या लगाओ, टेन थीटा। देखो गणित का नंबर है, मतलब गणित एक जो सब्जेक्ट का है उसका एक सबसे अच्छा नियम क्या है कि आपको वही सूत्र अप्लाई करना है, आपको वही सूत्र अप्लाई करना है जिसमें आपको जो राशियां दी गई वो अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब समझ रहे हैं क्या आप, कि आपको लंब और आधार दे रखे हैं, तो आपको वही संख्या लगानी है जिसमें लंब और आधार हो, बाकी के चक्कर में नहीं फंसना आपको। अगर कोई प्रश्न आ जाए उसमें आपको लंब और कर्ण दे रखा है तो इन दोनों से आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो आपको लंब और आधार दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा तो लगाएंगे क्योंकि उसमें तो लंब और आधार आ रहा है, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, या टेन थीटा बराबर मान रखो लंब कितना है 1 बटा आधार कितना है √3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, देखो टेन क्यों लगाया समझ में आ गया। ज़्यादातर बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लगाए क्या। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपको वही लगाना है जो दो राशियां आपको दे रखी है। क्लियर हुआ। अब देखो टेन थीटा और टेन थीटा का मान आ गया 1/√3। अब बताओ मुझे कि टेन कितने का मान 1/√3 होता है। देखो टेबल आपको याद होनी चाहिए, कम से कम साइन कोस और टेन की तो याद होनी चाहिए, बाकी इनका उल्टा कर लेंगे। समझ में आ गई ना बात आपको। जैसे मान लो कि साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, ठीक है, तो कोसेक 30 का मान इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, साइन कोस और टेन की तो देखो भाई एग्जाम सिर पर आ रही है, तो एक बार आप फिर से इनको रिपीट करो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो टेन थीटा का मान 1/√3, इसका मतलब मैं थीटा का यहाँ पर क्या मान रखूंगा कि 1/3 आ जाए, 1/√3 आ जाए। तो आप सारे जानते हैं कि टेन 30
का मान 1/√3 होता है। तो आप देखो कि टेन 1/√3 1/√3 बचा क्या, थीटा चेंज हुआ है, तो थीटा बराबर कितना आया मेरे भाई 30 डिग्री। इसका मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। या तो कोई इस प्रश्न में कोई समस्या है क्या, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। और फिर बता दूं कि आपको जो चीज़ें, देखो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं आपको कि एक मान लो कि पैर टूट के इतने डिग्री के साथ झुक गया, उसकी तने की लंबाई ये है, तो जो पेड़ का आखिरी सिरा उससे और उसके जो मतलब आधार है वहाँ से वो लंबाई ज्ञात करो। तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखो भाई कि जैसे मान लो कि आपको लंब और थीटा दे दिया, लंब और थीटा दे दिया, आपको कर्ण पूछ लिया, लंब और थीटा दे दिया, आपको कर्ण पूछ लिया, तो लंब थीटा, जो थीटा है उसको छोड़ो, आप लंब दे दिया, कर्ण पूछा है, तो आप वो सूत्र लगाओ जिसमें लंब और कर्ण है, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना आपको। समझ में आ गई ना बात, हो लंब और कर्ण है वही सूत्र लगाओ। अगर आपको आधार और कर्ण दे रखा है तो आधार और कर्ण का सूत्र लगाओ, बाकी के अंदर जो लंब वाला है उसको छेड़ते ही क्यों। समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार आपको सूत्र अप्लाई करने हैं। ये आपका मैंने आपको 5वां प्रश्न बता दिया। क्लियर हुआ। छठा प्रश्न देखो, पढ़ो। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ लिखिए। देखो पहले तो मैं समझा देता हूं कि दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। इनसे समदूरस्थ, इनसे समान दूरी पर कोई बिंदु है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर बिंदु मानता हूँ तो इनसे ये समान दूरी पर है, फिर मैं यहाँ मानूँ तो यहाँ पर एक समान दूरी पर आता है। तो ये जो बिंदु पथ है तो ये क्या बनता है, सभी जानते हैं, रेखाखंड है एक, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं, प्रश्न नंबर 6 उत्तर, दो बिंदुओं से समदूरस्थ, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ होता है वो क्या होता है। ध्यान दो कि दो बिंदुओं, लिख लो बस, उत्तर यही है, दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं, समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। यानी दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ होता है, वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। समझ में आ गई ना, बस ये याद रखना आपको। इसमें बस थोड़ा सा 1 नंबर का प्रश्न है, आपको जो पूछा वो लिख लो। और अब की बार एग्जाम में आने की जो संभावना है वो बता दूं मैं। अब की बार एग्जाम में आने की जो संभावना है वो है आपका कि घड़ी का पेंडुलम होता है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसका बिंदु पथ। अब आपको पता है कि घड़ी का पेंडुलम देखो कैसे झूलता है, ऐसे तो झूलता है। तो घड़ी का पेंडुलम का जो बिंदु पथ बनता है वो क्या होता है, एक वर्त का चापित होता है। ये वर्त का चापित, अगर मैं उसको पूरा घुमा दूं तो वर्त बनता है, तो ये वर्त का चाप होता है। तो अब की बार ये पूछने की संभावना है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो ये आपका उत्तर, मतलब प्रश्न नंबर 6 आपको पूछा कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, तो मैंने आपको वो बता दिया। एक बस थोड़ी सी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात लिखिए। देखो प्रश्न नंबर है 7, प्रश्न नंबर 7 उत्तर क्या करेंगे। देखो कि एक वर्त है, ठीक है, और इससे समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं ए बी और पी क्यू, और वो क्या है, वर्त से समदूरस्थ है। सॉरी, समान जीवाएं नहीं कह रहा है, वर्त मतलब केंद्र से समदूरस्थ है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात, केंद्र से समान दूरी पर, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है उनकी लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं समान होती है। क्या लिखेंगे, समान होती है। अतः अगर दोनों जीवाएं समान है, अतः जीवाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1।
1 हो जाएगा, बराबर है दोनों, 1:1 हो गया ना। ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस पर पूछा गया प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। ये 7वां प्रश्न, ठीक है। आज हम ए भाग पूरा कर लेंगे, उसके बाद में कल हम मतलब आगे 2 क्लास में पूरा पेपर कंप्लीट कर लेंगे। 8वां प्रश्न पढ़ो। 8वां प्रश्न क्या कह रही कि एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 8, छोटा सा प्रश्न है, प्रायिकता का प्रश्न है, हल्के से करेंगे। देखो कि एक पासे को फेंका और एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपर विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता, विषम अंक, ठीक है। आपको पता है कि पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित होती है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं भाई, आपको पता है 1 आएगा या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 या 6, यानी टोटल कितने हो गए, 6 परिणाम होते हैं। इनमें से तो आएगा, एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक संख्याओं में से तो कोई आ सकती है, ठीक है। अब क्या लिखना आपको कि पासे पर विषम अंक आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, आपको पता है विषम अंक कौन सा होता है, एक तो 1, 3 और 5, ये तो विषम अंक होते हैं, ये तो आ सकते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 3 हो गए विषम अंक आने के। देखो आपको क्या करना है प्रायिकता में कि कोई घटना उसके कुल परिणाम लिख लो, हमेशा क्या लिख लो, कुल परिणाम लिख दो। उसके बाद में पासे पर जो पूछा है कि आएगा, उसको फेंकने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अनुकूल परिणाम होता है। हमेशा ध्यान रखो, कुल परिणाम लिखो, जो रिजल्ट आएगा वो अनुकूल हो जाएगा। अब आपको पता है कि सूत्र लगाएंगे, पासे पर विषम अंक आने की प्रायिकता PE बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, कुल स्थितियां, बस शॉर्ट में याद रखो, कुल स्थितियां बट्टा अनुकूल स्थितियां, बस ये सूत्र याद रखो, कुल स्थितियां बट्टा अनुकूल स्थितियां, बस मान रखो, उत्तर पाओ। कुल स्थितियां कितनी है, सॉरी अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल, सॉरी मैंने सूत्र उल्टा लिख दिया, अनुकूल स्थितियां बट्टा कुल स्थितियां, ये सूत्र अपने दिमाग में रखो, अनुकूल बट्टा कुल रखो, बस अनुकूल बट्टा कुल ये सूत्र है। अनुकूल कितनी है, 3 है, कि 3 ही विषम संख्याएं बटा कुल कितनी, 6 आ सकती है, तो 3 का भाग 1 बार, 6 में 3 का भाग 2 बार, यानी 1/2, यानी पासे को 1 बार फेंकने पर अनुकूल स्थितियां, सॉरी प्रायिकता क्या आएगी, 1/2 प्रायिकता, यानी 50% संभावना है कि उस पर क्या आएगी, विषम संख्या आएगी, ठीक है। ये प्रायिकता का आपका प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, प्रायिकता एक छोटी सी प्रश्नावली है, जो कमजोर बच्चे हैं उसको थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान दें, क्या आप उससे जो प्रश्न आए वो गलत नहीं हो जाए, ठीक है। 9वां प्रश्न पढ़ो, देखो अच्छा क्वेश्चन है। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपये है, एक पहला जो किलोमीटर उसका 5 रुपये है और उसके बाद 3 रुपये, यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और किराया y रुपये हो तो समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो प्रश्न कैसे करेंगे, प्रश्न नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। देखो हल, आपको क्या कह रहा है कि पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 5 रुपये, ठीक है। अब 1 किलोमीटर, पूरी x किलोमीटर चली थी दूरी, पूरी x किलोमीटर चली थी दूरी, तो 1 किलोमीटर का रुपये कितना आ गया, 5, ठीक है। अब दूरी कितनी बच गई, टोटल दूरी आपको x दे रखा है, उसमें से 1 किलोमीटर चल गई, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। 1 नंबर का प्रश्न है इसलिए आपको शॉर्ट में करना है। देखो ये भी ध्यान रखना है कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो किस खंड का कितने नंबर का है। अगर ये खंड आपका बे में आ जाए तो थोड़ा सा विस्तार से करना पड़ेगा। आपको दिया गया है कि टोटल दूरी 1 किलोमीटर है या पहले किलोमीटर की किराया है 5 रुपये है, आगे उसके बाद में 3 रुपये हैं, ठीक है ना। लेकिन ये 1 नंबर का प्रश्न है तो कैसे करना है आपको, पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपये, x माइनस वाई किलोमीटर का किराया कितना आ जाएगा, देखो कि x माइनस वाई किलोमीटर है, जैसे 5 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 3 रुपये लगता है, तो 5 से 15 ये मल्टीपल करते हैं तो आपको पता है कि किराया कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का प्रश्नानुसार, तो x माइनस 1 का किलोमीटर दूरी चली और 1 किलोमीटर का यानी 3 रुपये हैं, तो ये आपका रुपये आ गया। अब क्या हो जाएगा, अतः टोटल कितना हो गया,
5 रुपये पहले किलोमीटर का, और x-1 किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपये का, और ये टोटल रुपये 5 रुपये और x-1 गुणा 3 रुपये, ये टोटल किसके बराबर आएगा? y के बराबर आएगा। समझ में आ गई ना y के बराबर कैसे आया? अब इसको हल कर लो बस। 5 + 3x - 3 बराबर y, 3x y इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 5 प्लस का है, 3 माइनस का, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2 बराबर 0। ये आंसर आ गई, ये समीकरण बन गई आपकी। ठीक है, तो कैसे बनाया? आपको पता है कि 1 किलोमीटर का 5 रुपये दे रखा है, तो 5 रुपये लिख दिया मैंने, और x माइनस टोटल दूरी x चली थी, जिसमें 1 किलोमीटर पहले चल गया, तो पीछे अब दूरी कितनी बच गई? x - 1 किलोमीटर बच गई, और एक उसके हिसाब से 3 के हिसाब से उसका किराया कितना हो गया? x-1 को 3 से गुणा कर दिया, टोटल किराया है y, तो टोटल इधर से जोड़ दिया, इधर बराबर y कर दिया और समीकरण बना ली। ये आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट होगा। 10वां प्रश्न पढ़ो। देखो 10वां प्रश्न क्या है कि यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म, देखो पहले तो इसका चित्र बना लेता हूं मैं फटाफट से, कि एक खंबा है और उसके आधार से 20 मीटर दूर, ये 20 है, खंबा हो गया और इसका आधार हो गया, उससे 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण, यहाँ से इस बिंदु से इस खंबे के चोटी पर कोई कैमरा लगा हुआ है, ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ABC 1 नंबर का है, तो कैसे करेंगे? देखो प्रश्न नंबर 10 हल। अब आप क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC में क्या है? BC बराबर 60 डिग्री तथा कोण C बराबर BC की लंबाई दे रखी है 20 मीटर और कोण C 60 डिग्री का दे रखा है। पूछा क्या आपको? AB पूछा है। अब मेरी तरफ ध्यान दो भाई कि AB ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये कोण 60 का, तो इसके सामने का क्या होता है? लंब होता है। लंब आपसे पूछा है, आधार आपको दे रखा है, ध्यान दो, लंब आपको पूछा है, आधार आपको दे रखा है, तो कौन सी संक्रिया लगाएंगे भाई? क्या साइन को लगाएंगे हम, जिसका सूत्र लंब बटा कर्ण होता है? क्या कोस को लगाएंगे जिसका आधार बटा कर्ण होता है? क्योंकि कर्ण से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो संक्रिया नहीं लगानी है आपको जिसमें कर्ण है। हमें तो कौन सी लगानी है? वो संक्रिया जिसमें आधार और लंब होता है, और आधार और लंब किस में होता है? टेन में होता है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। मान रख दो भाई, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है? 60। टेन 60 बराबर लंब कितना दे रखा है? AB तो आपको ज्ञात करना है, तो AB रख दो और बट्टे में 20। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। अब टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 बराबर AB बटा 20। आपको तो क्या चाहिए? AB चाहिए, तो AB क्या आ जाएगा भाई? AB बराबर, अब 20 को उधर भेजेंगे तो ये क्या है? बटे में, उधर जाके किस में चला जाएगा? गुणा में। तो क्या आएगा? 20 √3 मीटर, यानी AB कितनी आ गई? 20 √3 मीटर। कहने का मतलब खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई भाई? ऊंचाई 20 √3 मीटर होगी। बस, कोई दिक्कत? छोटा सा प्रश्न है, कुछ नहीं दे रखा प्रश्न में। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको टेन का सूत्र लगाना है, साइन का लगाना है या कोस का लगाना है, वो मैंने बता दिया। जो चीज़ें आपको दे रखी है उसके और जो पूछा उसके अनुसार आपको संक्रिया लगाना है। ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। आज हम A पार्ट करेंगे, आगे मैं कोशिश करूंगा कि दो पार्ट बचे हैं उनमें हम इस मॉडल पेपर को कवर कर लेंगे। फिर मेरे हिसाब से मैं मॉडल पेपर बनाने की कोशिश करूंगा और उसको हम सोल्व करेंगे। और एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 8 और 10 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि 10 मॉडल पेपर हम कवर कर लेंगे। तो भाई आपको कैसे पढ़ना है मैंने अच्छी तरह से आपको बताया। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो। गणित से संबंधित, आपके 10वीं की गणित से संबंधित कोई समस्या है तो आपको देखो मैं नंबर दे दूँ 9587940471। इन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना, जिन पर मैथ स्टडी हब नाम का एक व्हाट्सएप
मतलब ग्रुप भी बनाया हुआ है, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। इस 1 महीने में आपको अपने आप को झोंक देना है भाई, ठीक है। कोई समस्या है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो और अपने घर पर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो आज हम ए पार्ट कर लिया है, इस मतलब 2018 का जो पेपर था उससे आगे जो 3 पार्ट बच गए उसको 2 या 3 क्लास में, लास्ट 3 क्लास में, 2 क्लास में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, लास्ट 3 क्लास में हम उसको खत्म कर लेंगे। आज की क्लास में हम ये समाप्त करते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।